वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स पीएसआर। और आज हमारी क्लास 9th की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चैप्टर 14 को एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से करेंगे। एक्सरसाइज 14.1। ये जो एक्सरसाइज है इसमें चैप्टर 14 और 15 के एमसीक्यूज मिक्स हैं, यानी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। पहले मैं तुम्हें आज स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। और इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो हमारे इस चैप्टर का थीम है वो है डाटा, और डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वही हमारे लिए मेन यहाँ पे काम करने वाला है। क्योंकि डाटा के साथ में हम 3 काम करते हैं: कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और एनालिसिस ऑफ डाटा। यहाँ हम कलेक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन डाटा मिलेंगे, बट यहाँ हमें केवल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है। जब डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब तुम देखोगे एक टेबल तुम्हें मिलेगी या फिर तुम्हें वो टेबल बनानी होगी, उसमें जो तुम्हारा डाटा होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, वो तो एक्स से लिखी जाएगी, और जो डाटा का रिपीटेशन है, यानी कितनी बार वो डाटा हमें मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, वो हमें फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट करनी होती है। और ये टेबल 2 तरीके की होती है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अब इन टेबल्स में कई बार से क्या होता है, अगर रेंज कम है, रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस, तो अगर रेंज कम है और डाटा भी कम है तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक क्लास टेस्ट है 5 नंबर का, और क्लास में कम बच्चे हैं, 10 या 12 बच्चे हैं, तो उनकी जो वैरायटी है वो कम होगी, यानी कि 1 2 1 2 3 4 5 5 4 3 1 2, तो 0 भी आएगा, कुछ 1-2 बच्चों का 0 भी आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं एक आधा और ले लेता हूँ 1 और 5, तो ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रेंज बहुत कम है, जो मिनिमम हमारा ऑब्जर्वेशन है वो 0 है, मैक्सिमम 5। तो अब हम इनको यहाँ आसानी से इस तरीके से बिना क्लास इंटरवल के लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, और हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस इसी में कंडेंस हो सकते हैं, उनको हम शो कर सकते हैं इस टेबल में। चाहे अब ये ऑब्जर्वेशन हमारे 10 है, 15 है, 50 है, वो सारे के सारे इन 5-6 ऑप्शंस में कंडेंस हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास ये जो रेंज है वो ज़्यादा है, तब हमें फिर जरूरत पड़ती है इस तरह की टेबल की, जिसमें हम क्लास इंटरवल, ये ग्रुप डाटा ही है दोनों, इसमें हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में उनको फिर छोटे छोटे ग्रुप बना के रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 2 तरीके से होता है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, यानी कि ये भी 3 तरीके की टेबल हो गई। एक जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएट यूज किया, जो हमारा डाटा था वो डायरेक्ट हमने लिख दिया इंडिविजुअल, और एक हमने उसको ग्रुप्स में लिखा। इस तरीके से हम यहाँ उसको शो कर सकते हैं। एक जैसे सपोज करो हमारा टेस्ट 100 मार्क्स का है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बनेगा जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100। और यहाँ एक तरीका ये भी है कि 0 से 90, 20 से 39, 40 से 59, 60 से 79, 80 से 99, और अगर 99 से ज़्यादा मार्क्स है तो और भी हम ग्रुप तैयार कर सकते हैं। अब इनमें हम सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस और ये डिसकंटिन्यूस, दोनों की जो मेन पहचान है वो ये है कि कॉन्टिन्यूस में जो ये लिमिट्स होती है, ये क्लास कहलाती है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जो किसी भी क्लास की पहली वाली नंबर होती है ये लोअर लिमिट, और जो दूसरी वाली नंबर होती है ये अपर लिमिट। तो हम देखेंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस होती है लगातार, उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम होती है तो ये कॉन्टिन्यूस है, और अगर ये डिफरेंट होती है तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जो मेन मैटर करता है वो इनके दूसरे जो नाम है उनसे मैटर करता है
कि इस वाली को हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, और एक्सक्लूसिव जो वर्ड है वो एक्सक्लूड से बना है कि अपर लिमिट इस क्लास में काउंट नहीं होती है, और ये इंक्लूसिव कहलाती है, और इंक्लूसिव वर्ड इंक्लूड से बना है। इसमें अपर लिमिट हमें काउंट करनी होती है, यानी इसमें हम 0 से लेके 19 तक के जो ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट करेंगे, बट इसमें हम बिलो 20 करेंगे, 20 नहीं करेंगे। और इसके बारे में डिटेल में अभी हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, वहाँ हमें और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल समझने वाली बात यही है कि ये टेबल दो तरीके की होगी, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। इसमें हमें एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, उसका भी जरूरत पड़ती है हमें, वो है मिड वैल्यू या क्लास मार्क भी बोलते हैं इसे कई बार से। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इससे हम ये क्लास मार्क या मिड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और इन सारी चीजों का अब हमें यहाँ पे यूज करना है इस एक्सरसाइज में। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की, और बीच बीच में भी मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्चुअल मैटर बताता रहूंगा। अगर एग्जाम्पलर की बुक तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी PDF लोड कर दिया है, वहां से तुम इसके क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो वहां से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, और थोड़ी भी मिल जाएगी इस चैप्टर की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े वाले भी मिल जाएंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही के आंसर लिखूंगा। तो पहला आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमें क्लास मार्क बताना है। ये क्लास दी है 90 से 120, तो अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया क्लास मार्क का, कि जो क्लास मार्क होती है, क्लास मार्क उसका फॉर्मूला मैंने बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट इस क्लास की 90 है, अपर लिमिट 120 है, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी एक तरह से इनका एवरेज। एवरेज के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं एनालिसिस में। तो फिलहाल इनका सम आया 210, और 210 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 105, तो एक ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 105। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, इसमें हमें रेंज बतानी है। तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, उसकी हमें रेंज बतानी है। ऑब्जर्वेशन है 25, 18, 20, 22, 16, 6। अब ध्यान रखना 6 अभी छोटा चल रहा है, सबसे छोटा 6 चल रहा है फिलहाल, और उसके बाद 17, 15, 12, 30, 32, 10, 19, 8, 11, 20, इसकी हमें रेंज बतानी है। तो सबसे छोटा तो मेरे को 6 ही लग रहा है, और सबसे बड़ा मेरे को 32 लग रहा है। तो रेंज हुई 32 माइनस 6 यानी 26। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है 26। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10। मिड वैल्यू का मतलब भी मैंने बताया था क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम दूसरा नाम देते हैं मिड वैल्यू का, तो ये मिड वैल्यू भी कहलाती है। और मिड वैल्यू हमें 10 दी हुई है, यानी क्लास मार्क हमें 10 दिया है, मिड वैल्यू 10 दिया है। और विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, और क्लास की विड्थ 6 है। विड्थ का मतलब ये जो बीच का गैप होता है, जैसे यहाँ पे विड्थ हमारे पास 90 माइनस 120 करोगे 30 आएगी, तो इसमें 30 की है विड्थ। तो ऐसे हमें विड्थ क्लास की दी है, कभी कभी इसको क्लास साइज भी बोलते हैं। ये हमें दी है विड्थ ऑफ द क्लास 6। अब हमें बताना लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, यानी अब हमें ये जो क्लास इंटरवल है वो फाइंड करना है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो वैसे तो केवल ये लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, पर अपर लिमिट भी हम बता सकते हैं। और इसके लिए तुम एक फॉर्मूला याद कर लो। लोअर लिमिट अगर निकालनी है, और अगर हमें ये दिया हुआ है, सब चीजें दी हुई हैं, और अगर हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला तुम याद करो कि जो मिड वैल्यू है या क्लास मार्क है, उसमें से अगर तुम इस साइज का हाफ माइनस कर दोगे, हाफ ऑफ साइज, तो लोअर लिमिट आ जाएगी। और अगर अपर लिमिट निकालनी है, मैं हाथ के हाथ बता देता हूं, अगर अपर लिमिट निकालनी है तो इस मिड वैल्यू में ऐड कर दो हाफ ऑफ द साइज, क्लास साइज का हाफ। तो ये दो फार्मूले याद करने। तो फिलहाल मेरे को लोअर लिमिट की जरूरत है, तो मिड वैल्यू मेरे पास है 10 माइनस हाफ ऑफ 6, यानी कि 10 माइनस 3 7।
तो आंसर हुआ इसका 7। और अगर अपर लिमिट भी निकालनी होती तो 10 प्लस हाफ ऑफ 6 यानी अब ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगी। तो क्लास इंटरवल हो गया 7 to 13। अब 7 to 13 की अगर मिड वैल्यू निकालोगे तो 10 आएगी और इनके बीच का जो गैप है वो 6 का है। तो इस तरह से तुम ये काम कर सकते हो और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि आंसर है इसका 7। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गए होंगे और इनमें सब हम बेसिक ही यूज कर रहे हैं अभी तक। अभी आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी आएगा क्योंकि बाद में एनालिसिस की भी करूंगा, क्योंकि वो एनालिसिस भी जरूरी होता है। और क्योंकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में तुम जाओगे बड़ी क्लासेस में तो वहाँ पे भी ये यूज होते हैं कमर्शियल जो हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स को, यानी कि जब हम कंपटीशन देंगे अपने जॉब के पर्पज से तो वहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पे मीन के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें विड्थ ऑफ द ईच ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेस, जो 5 कंटिन्यूअस क्लासेस हैं 1 2 3 4 5, कोई 5 कंटिन्यूअस क्लासेस हैं। विड्थ ऑफ द ईच कंटिन्यूअस क्लास इज 5, इनके बीच में 5 का गैप है। विड्थ हमें दी है 5 और साथ में हमें कहता है द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। अगर ये तुमने अभी जैसे मैंने बनाई थी देखा था कि या तो ये ऊपर से नीचे चलेगी या नीचे से ऊपर चलेगी, यानी कि फिलहाल हम अगर छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो इसको मैं लोएस्ट मानूं तो ये हाईएस्ट होगी, यानी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से इंक्रीज होती है। तो सबसे लोएस्ट वाली जो है हमें दी हुई है, लोएस्ट जो क्लास है उसकी वैल्यू 10 है, यानी लोअर लिमिट सबसे पहली क्लास की लोअर लिमिट सबसे छोटा नंबर होगा और सबसे बड़ी क्लास की अपर लिमिट सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, ये हमसे पूछा है अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। अब हमारे पास तो आगे का गेम तो है नहीं, तो कोई नहीं, मैंने अभी तुम्हें समझा दिया कि विड्थ को अगर तुम ऐड करते हो कंटिन्यूअस क्लास में तो तुम्हें अपर लिमिट मिल जाती है, यानी 10 में अगर तुम 5 ऐड करते हो तो ये 15 आ जाएगी अपर लिमिट। और क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास है तो अभी मैंने बताया कि अगली क्लास की जो लोअर लिमिट है वो यही होगी, यानी कि 15 यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें तुम 5 ऐड करोगे तो ये अपर लिमिट मिल जाएगी, फिर इसको तुम यहाँ कैरी कर दोगे, फिर 5 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगी, फिर इसको 25 को यहाँ कैरी कर दोगे ये 30 आ जाएगी, 30 को यहाँ कैरी कर दोगे तो ये 35 आ जाएगी। तो इस तरह से तुम पहुंच सकते हो। तो इसका आंसर हुआ 35, यानी सबसे बड़ी क्लास जो हुई उसकी अपर लिमिट यानी हाईएस्ट वैल्यू हमारी 35। तो इसका ऑप्शन होगा 35, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है 35। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बिल्कुल जो पहले अभी मैंने फॉर्मूला बताया वही हमें यूज करना है कि m इज द मिड पॉइंट, यानी मिड वैल्यू को मिड पॉइंट बोल दिया है, कोई बात नहीं, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू एक ही बात है, वो m दी है। और l बी द अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट हमें दी है, अपर क्लास लिमिट ये हमें दी है l बी द अपर क्लास लिमिट। अब हमें बताना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और लोअर लिमिट बतानी है। तो अभी मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था जो कि हम अपर लिमिट और मिड वैल्यू का यूज करके इसकी लोअर लिमिट हम बता सकते हैं, लेकिन लोअर लिमिट निकालने के लिए हमें उसको x मानना पड़ेगा। मैं x मान लेता हूं, लेट लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू x और मेरे को x बताना है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था मिड वैल्यू का कि मिड वैल्यू जो होती है वो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 होती है। अब हमारे पास मिड वैल्यू दे रखी थी m और ये भी l पता थी, हमें x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2m इक्वल x प्लस l को इधर शिफ्ट कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी 2m माइनस l। तो ये हमारी इसकी लोअर क्लास लिमिट हुई 2l माइनस m। बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लास मार्क दिए हैं आपकी बार, यानी मिड वैल्यूज दे रखी हैं 15, 20, 25। तो अब तुम चाहो तो साइज बता सकते हो। साइज का भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें क्लास मार्क पता है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस, 2 लगातार क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस वो कहलाता है क्लास साइज या विड्थ। तो साइज हो गया इसका 20 माइनस 15 यानी कि 5।
जरूरत नहीं है या है, मैंने निकाल दिया क्योंकि निकल सकता है। अब आगे कहता है क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20। अब हमें इस 20 वाले जो क्लास मार्क है यानी सेकंड क्लास का जो क्लास मार्क है 20, इसकी हमें क्लास लिमिट्स बतानी है, यानी वही लोअर लिमिट अपर लिमिट। अभी फॉर्मूला मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, उसी से मैं निकाल देता हूं। सबसे पहले लोअर लिमिट निकाल देता हूं मैं, और लोअर लिमिट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, जो क्लास मार्क है उसमें से हाफ ऑफ द क्लास साइज माइनस करना पड़ेगा, और ये आ गया 17.5। तो लोअर लिमिट हुई 17.5, और अगर अपर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट तो वो भी निकल जाएगी 20 + 2.5 यानी कि 22.5। तो इसकी दूसरी क्लास बनेगी 17.5 लोअर लिमिट और 22.5 अपर लिमिट, ये इसकी सेकंड क्लास होगी। तो फिलहाल हमें शायद केवल क्लास ही बतानी थी पूरी। अच्छा ठीक है, दोनों बताने थे, तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा यही है 17.5 से 22.5। तो अब तुमने देखा केवल एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, और उस फॉर्मूले से तुम्हारी सारे आंसर आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी गेम पूरा फार्मूला पे डिपेंड करेगा। फार्मूला मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें फार्मूले याद कर लेने चाहिए, और उन फार्मूलों को फिर यूज करते समय कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना फार्मूला देखे हम उसको अपने आप लगा पाएं, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्लास इंटरवल दिए हैं 10 से 20 कंटिन्यूस है, 20 से 30। अब ये हमें कहता है द नंबर 20 इज इंक्लूडेड, 20 को इंक्लूड करना है, तो 20 को किस में इंक्लूड करेंगे? तो अभी मैंने तुम्हें बेसिक बताया था कि कंटिन्यूस क्लास को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, यानी इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, ये नहीं गिनी जाती। तो 20 यहाँ तो गिना नहीं जाएगा, तो 20 को यहाँ गिना जाएगा। लोअर लिमिट इसमें गिनी जाती है, तो 20 को गिना जाएगा 20 to 30 यानी सेकंड क्लास में। अब देखो इसमें आंसर क्या दिया है 20 to 30, तो कहाँ गिना जाएगा 20 को? 20 to 30 वाली क्लास में, क्योंकि लोअर लिमिट कंटिन्यूस में गिनी जाती है, अपर लिमिट नहीं गिनी जाती। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। सब ये ओरल टाइप के ही हैं, थोड़ा सा अगर इसको कंसंट्रेट होकर करोगे तो सारे आसानी से समझ में आ जाएंगे और हो भी जाएंगे। 8th क्वेश्चन में हमसे एक कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उसकी कंडीशन भी दी है कि जो टेबल हम बनाने वाले हैं, या जो टेबल बनाएंगे, चलो मैं तुम्हें टेबल बना के एक दिखा देता हूं कि किस तरीके से टेबल बनती है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सब्जेक्टिव के मतलब का है वैसे तो कि टेबल कैसे बनाई जाती है, पर वो हमें आनी चाहिए। तो यहाँ एक हमें टेबल, ग्रुप टेबल के बारे में बताया है कि इक्वल क्लास साइज की टेबल है और उसकी एक क्लास 250 से 270 है। एक क्लास 250 से 270 है, पहली भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, कि वन ऑफ द क्लास इज 250 to 270। 270 नॉट इंक्लूड, 270 को इंक्लूड नहीं करा, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो अगली क्लास 270 से 20 का गैप है तो 290 होगी, और पिछली क्लास में ये अपर लिमिट पे चला जाएगा और इसमें से 20 माइनस करेंगे क्योंकि 20 का गैप चल रहा है, तो इसमें से 20 माइनस करेंगे 230। तो इस तरह से कंटिन्यूस टेबल एक होगी। अब हमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वन ऑफ द क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 310 to 330, 310 तक पहुंचेगी ये। अभी हम यहाँ 290 लेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे तो 310, और 310 में 20 जोड़ेंगे, 20 का गैप चल रहा है तो 330। तो ये वाली जो क्लास बनेगी 310 से 330, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अब तुम बाकी की फ्रीक्वेंसी नोट कर सकते हो जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहली वाली लाइन में एक 310 आ रहा है, 310, तो 310 इसमें काउंट होगा। उसके बाद दूसरा वाला जो लाइन है उसमें एक 310 आ रहा है, एक 320 आ रहा है, पर 320 भी काउंट होगा, ठीक है। 319 भी आ रहा है और 318 भी आ रहा है, तो 310, 320, 319 और 318, 4 काउंट होंगे, 1 2 3 और 4। ये टेली मार्क होते हैं कि 4 डंडे के लिए तो एक के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और 5वां अगर होता है तो क्रॉस कर देते हैं डायगोनल। इसके बाद तीसरी वाली लाइन में एक आ रहा है 316,
एक आ रहा है 316 और लास्ट वाली में कोई नहीं आ रहा, तो कुल मिला के 6 हो गए। काउंट कर लेंगे, 5 ही हो गए, 1 ही हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फिर एक ऐसे ही बात कर रहा है टेबल की, इक्वल क्लास साइज है और उसकी एक क्लास दी है 63 से 72। अब ये कह रहा है कि इसमें 72 इंक्लूड है। अब की बारी है यानी कि डिसकंटिन्यूस हो गई, क्योंकि वो इंक्लूड है यानी इंक्लूसिव बनानी है। ये एक्सक्लूसिव थी, ये इंक्लूसिव है। तो अब 72 अगर यहाँ इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा 73, और अगर 63 को यहाँ काउंट किया है तुमने तो यहाँ पे फिर अलग होगा 62, क्योंकि ये इसमें काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा। इससे पहले वाला अब क्या होगा, तो इनके बीच में जो गैप है वो 9 का गैप है। 72 और 63 से तुम्हें गैप पता चल रहा है कि इनके बीच में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 ऐड करोगे तो अगला आएगा 73 प्लस 9 82, और इसमें से 9 ऐड करोगे तो 53 आएगा, मतलब इसमें से माइनस करोगे तो, क्योंकि इसको माइनस करके यहाँ पहुंचोगे, इसको प्लस करके गैप को आगे आ जाओगे। यानी आगे वाला सोचना है तो प्लस कर दो गैप को, और पीछे वाला सोचना है तो गैप को माइनस कर दो। तो इस तरह से ही बनती चली जाएगी। आगे की बात करते हैं। अब हमें कह रहा है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, तो भैया उसके लिए पहले तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये पता लगाना पड़ेगा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है। तो सबसे छोटा मेरे को जो लग रहा है वो लग रहा है 14 सबसे छोटा है, लोएस्ट। और सबसे बड़ा जो मेरे को लग रहा है वो 108, 112 मेरे को सबसे बड़ा लग रहा है। तो फिलहाल मेरे को जो दिखा अचानक से वो ये दोनों दिख रहे हैं। तो मेरे को इस तरह से क्लासेस सेट करनी पड़ेगी कि उसमें सबसे छोटा भी आ जाए, सबसे बड़ा भी आ जाए। यानी आगे सबसे बड़े तक जाना है, पीछे सबसे छोटे तक जाना है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगला मैं ले लेता हूँ 83 आएगा, नेक्स्ट नंबर 82 के बाद, और इसमें 9 ऐड करेंगे 92, फिर 93, फिर इसमें 9 ऐड करेंगे 102, फिर 103, और 103 में 9 ऐड करेंगे तो 112। तो देखो 112 आ गया इसमें, तो बस 112 काउंट करना था, और क्योंकि ये हमारी इंक्लूसिव है सॉरी, तो 112 तक ही आके रुक जाएंगे, क्योंकि ये तो हमें काउंट करना है। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आ गया। अब बैक गियर डालेंगे। तो देखो यहाँ पे सिमेट्री बन रही है, ये तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं हम ये काम। सिमेट्री बन रही है, इनमें 10-10 का गैप चल रहा है। वैसे इसका क्लास साइज 10 ही है, 10-10 का गैप चल रहा है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस में जो होता है क्लास साइज वो ऐसे माइनस करके नहीं देखा जाता। उसके लिए तुम्हें क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे, उनको माइनस करके पता चलेगा क्लास साइज क्या है। हाँ, कॉन्टिन्यूस में तुम ऐसे देख सकते हो, इसमें क्लास साइज जो आएगा वो 20 ही आएगा, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो। बट इसमें तुम देखोगे ऐसे तो 9 आ रहा है, पर ऐसे 10 आ रहा है। तो ऐसे देखते हो तो तुम्हें सही पता चल रहा है, लेकिन ऐसे जो 9 आ रहा है ये क्लास साइज नहीं है। क्लास साइज ऐसे देखा जाएगा, तो इनमें 10-10 का गैप है, 10 है इसका क्लास साइज। तो फिलहाल 10-10 माइनस करते चले जाओ, ऊपर तक पहुंच जाओगे। तो 53, 43 और 33 और 23 और 13, ठीक है। 13 में 14 ऐड हो जाएगा, इससे अगला वाला नंबर। अभी अपनी मर्जी नहीं है ना, वो तो सिमेट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। इधर चलोगे तो ये भी 10-10 का ही चल रहा है, ये 52 और ये 42 और ये 32 और ये 22। तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर भी आ गया, पहली क्लास में 14 आ गया, और अगली क्लास में आखिरी क्लास में 112 आ गया। तो हमारी अपर जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो भी आ गई, और सबसे छोटी भी आ गई। तो बस हमारे सारे ऑब्जर्वेशन इसमें सेट हो जाएंगे। अब क्लासेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्लासेस बन रही है, आंसर होगा 10, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दिमाग का गेम समझ में आ गया होगा। ये सब दिमाग का गेम है, और भैया दिमाग तो मैथ्स के लिए लगाना ही पड़ता है। अगर दिमाग नहीं लगाओगे मैथ्स के लिए तो मैथ्स में दिक्कत रहेगी। इसको दिमाग का ही गेम समझो, और इसमें दिमाग खर्च करना पड़ता है, खर्च कर लो। अब इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर हमें एक टेबल दिया है, हिस्टोग्राम, टू ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। ये ऑब्जर्वेशन के लिए हिस्टोग्राम बनाना है। ये हिस्टोग्राम 2 तरीके का होता है, एक तो इक्वल क्लास साइज और एक अनइक्वल क्लास साइज। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इक्वल क्लास साइज में इतनी टेंशन नहीं होती है, अनइक्वल क्लास साइज में थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन होती है। तो अनइक्वल क्लास साइज का ये है
इसमें हमें क्या दिया है कि ये तो 5 to 10 क्लास इंटरवल दिया है, 5 to 10, 10 to 15, ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में बनाने को भी आएगा। और ये इसमें गैप जो है तुम देखोगे बराबर नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हमें 75 फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी वो है 6, 12, 10, 8 और 15। इसमें क्या होता है, ये जो साइज है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें साइज आ रहा है 5 का, कंटिन्यूस है वैसे बट साइज अलग अलग है। इसमें साइज आ रहा है 5 का, इसमें साइज आ रहा है 10 का, इसमें साइज आ रहा है 20 का, इसमें साइज आ रहा है 30 का। तो इस साइज अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं हम, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45। इस क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो इसको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बट उस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो इनमें साइज है उसमें एक मिनिमम नंबर को सेलेक्ट करना होता है। मिनिमम साइज हमें एक सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद फिर हम वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास तरीका जो होता है वो सीधा सा होता है कि जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की और जो इस क्लास का साइज है, इन दोनों का हमें यूज करना पड़ेगा। और क्लास का यूज क्या करना है कि जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर लिख लो और जो इस क्लास का साइज है उसको नीचे लिख दो, इनटू जो तुम्हारे पास एक मिनिमम नंबर आ रहा है, मिनिमम इनमें साइज में वो 5, उसको यहां लिख दो और तुम्हारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसी से फिर तुम्हारा वो हिस्टोग्राम बनेगा। तो 8 5 जा 40, या 5 से इसको काट लो, 4 टाइम 4 2 जा 8, तो 2 हमारा आंसर हुआ। इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जब हम इसको हिस्टोग्राम को बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हम 8 यूज नहीं करते, हम ये वाली नई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। एक तरह से मैं इसे नई फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूँ, ये नई फ्रीक्वेंसी है और ये सभी क्लासेस की तुम्हें निकालनी पड़ेगी। हिस्टोग्राम बनाने से पहले काम बढ़ जाएगा। तो जैसे अब इसकी बनानी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन साइज ऑफ द क्लास इनटू मिनिमम, इसकी यही रहेगी 6। इसकी जगह ये 12 अपॉन 5 इंटू 5, इसकी 12 भी रहेगी। इसकी 10 अपॉन 10 इंटू 5, तो इसकी चेंज हो जाएगी। अब तो 50 को 10 से 10 कट के 5। तो तुमने देखा जैसे अगर साइज डबल हुआ, ये 5 का डबल हो गया 10, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। अब यहाँ पे जैसे साइज इसका 4 टाइम्स हुआ तो ये 1/4 हो गई, 2 आ गई। तो इस तरह से ये तुम्हें पहले करनी पड़ेगी। जब भी अनइक्वल क्लास साइज का हिस्टोग्राम बनाने को आएगा तो चेक कर लो कि ये क्लास साइज तुम्हारा अनइक्वल तो नहीं है, ये गैप देख लो। अगर ये अनइक्वल है तो पहले तुम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करोगे, फिर उसका हिस्टोग्राम बनेगा और ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो कुल मिला के अब इसका आंसर हुआ डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी आंसर हुआ 2। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां से हमारा चालू हो गया एनालिसिस। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो पहली वाली एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं एनालिसिस की। एनालिसिस में हमारे पास 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। वैसे तो इनके ऊपर हमें काम 10th क्लास में भी करना है, बट इनकी स्टार्टिंग 9th से हो जाती है, मीन, मीडियन, मोड। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, वैसे तीनों ही एवरेज होते हैं, बट हम जनरली एवरेज हम मीन को लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। जहां भी अगर कोई कॉमन सेंस से तुमसे कह देगा एवरेज फाइंड करो तो तुम तुरंत मीन ही निकालोगे, लेकिन वैसे तीनों ही एवरेजेस कहलाते हैं। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी 3 होती है, मीन, मीडियन, मोड, और इन्हीं की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। डाटा से जो रिजल्ट लेते हैं वो इन्हीं तीनों की हेल्प से लिया जाता है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है इस एनालिसिस का 11th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मीन ऑफ द 5 नंबर्स। मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन, मोड का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वो फार्मूले भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मैं अभी याद करा दूंगा। मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 30। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सबको प्लस करो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करो तो एवरेज आ जाएगा। तो अब ये कहता है मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर का मीन 30 है। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन तो नहीं पता, ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, x1, x2, x3, x4, x5। लेकिन अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मीन मिल जाता है, और मीन हमें दे रखा है 30। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि अब हमें
उन नंबर्स का सम पता चल जाएगा। अगर हमें मीन और नंबर पता है तो हम उनका सम निकाल सकते हैं, और सम को डिनोट करते हैं समेशन या सिग्मा से, सिग्मा एक्स। अब क्योंकि ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहां पे जनरली लिख देते हैं हम आई, और जो पहला नंबर है हमें वो यहां से इंडिकेट करते हैं आई इक्वल टू 1, और जो आखिरी नंबर है उसको यहां लिख देते हैं, तो ये कहलाता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम, यानी सम ऑफ एक्स है, और सम ऑफ एक्स हमारा आ गया ऑब्जर्वेशन का सम 150। अब ये हमसे कह रहा है वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर इसमें से एक नंबर हटा दिया जाए तो मीन बिकम्स 28, तो मीन तो कम हो जाएगा जब नंबर कम हो गए। भाई नंबर भी कम हुआ और उसका काउंटिंग भी कम हुई, तो एक नंबर कम, वो मीन कम हो गया। अब मीन कम हो गया 28, तो अब हम 4 नंबरों का सम भी निकाल सकते हैं, यानी सिग्मा हम एक्स आई इज इक्वल टू 1 और हम 4 तक लेके चलें, यानी कि हम ये 5वां नंबर हटा दें, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो सम कितना आएगा? अब 4 नंबर बचे और मीन आ गया 28, तो 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11, 112 आ गया, तो ये काफी कम हो गया सम। तो अब हम देखें कि हमने इतना सम था 5 नंबरों का, ये सम है 4 नंबरों का, तो इसका मतलब हमारा एक नंबर जो कम हुआ वो हमें पता चल जाएगा। x5 क्या हुआ कि इसके सम में से इसके सम को, 4 नंबरों के सम को माइनस कर लो, तो 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 1 गया 3, 38। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आंसर सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है 38। तो मेरे को उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि मीन भी निकालना है तो वो भी पता चल जाएगा, सम निकालना है वो भी पता चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें फिर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10, ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दिए, कॉमा आ रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑब्जर्वेशन दिए, और हमसे कहता है कि इनका जो मीन है वो 9 है। मीन तुम्हें दे रखा है, मीन है 9। अब मीन तो हम निकाल सकते हैं, फार्मूला भी पता है। अच्छा, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, आगे से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बार, तो ये इससे हम मीन को इंडिकेट करेंगे आगे से। तो अगर हमें मीन निकालना है तो अभी मैंने फार्मूला बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर लो और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें मीन मिल जाएगा। अब ये मैंने सबको ऐड कर दिया, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, बट मीन तो हमें दे रखा था 9। अब ये ऐड करो, सॉल्व करोगे तो देखो दे लाइक टर्म है, x x x x 5 बार होगा 5x, और इनको ऐड करो तो 17 और 3 20 25, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9 इंटू 5 45, यानी 5x प्लस 25 बराबर 45। अब इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 5x इक्वल 45 माइनस 25 यानी कि 20, तो x इक्वल 5 से इसको डिवाइड कर लो, 20/5, x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, आखिरी 3 का मीन पूछ रहा है, आखिरी 3 का, इन तीनों का। तो भैया पहले तो x हमें लगाना पड़ेगा यहाँ, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन तो x की वैल्यू 4 मिल गई, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 यहाँ लगाओगे 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, और यहाँ लगाओगे तो ये 14 हो जाएगा। अब इनका मीन निकालना है, तो इनका जो मीन आएगा 9 प्लस 11 प्लस 14/3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है। अब ये हो गया 20 30 34/3, तो 11 1/3। अब ये आंसर होगा हमारे पास है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 11 होल 1/3। तो अब मेरे को उम्मीद है कि ये मीन भी तुम्हारी समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा और आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। RS अग्रवाल की बुक में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर, और वो कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, तो ये तुम्हें लास्ट मोमेंट तक, जब तक आखिरी समय तक मैथ्स करोगे, ये जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं थोड़े इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें दिया है कि x बार रिप्रेजेंट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशन दिए हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, और इनका मीन जो दिया है वो दिया है x बार।
अब ये कहता है द वैल्यू ऑफ समेशन दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। सिग्मा मैंने अभी वैसे तो मैं फोकस करा था क्या होता है, आई इक्वल टू 1 और n, और ये दे रखा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार की। यानी कि अब हमें इस चीज को डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका मैंने अभी तुम्हें बताया। इसको हम खोलना चाहें सिग्मा को तो खोल सकते हैं। आई की वैल्यू है 1 लगा दो और ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे आई की वैल्यू है 2 लगा दो, ऐसे आई की वैल्यू है 3 लगा दो। और कब तक लगाते रहोगे भैया, तो कब तक लगाओगे जितना ऊपर लिख रहा है, n लिख रहा है तो n तक ब्लॉक कर दोगे, xn माइनस एक्स बार। तो मुझे उम्मीद है सिग्मा समझ में आ गया होगा, व्हाट इज सिग्मा। तो यही इसकी कोडिंग है, यानी इसी चीज को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ये इसका फुल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमसे बात करता है मीन की। तो मीन का मतलब था भाई कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। और कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आखिरी जो नंबर है वो n है। तो ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो n इंटू एक्स बार इक्वल x1 प्लस x2 अप टू xn। ये मैंने एक रिलेशन तैयार कर दी, इसका मैं यूज करूंगा। और इसका यूज कहाँ करूंगा, जब इसकी वैल्यू निकालूंगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ये प्लस वाली टर्म एक जगह ले लूं, x1 प्लस x2 अप टू xn तक ये वैल्यू प्लस में है, और माइनस ये x बार x बार x बार x बार सब नेगेटिव है। तो मैं इनको या तो ऐसे लिखूं x बार प्लस x बार अप टू n टाइम्स। यानी कि जैसे मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 करूं 100 टाइम्स, 2 प्लस 2 प्लस 2 100 टाइम्स, तो मैं इसका आंसर या तो 2 को 100 बार ऐड करूं, या मैं ऐसे लिख दूं 100 इंटू 2, तब भी आंसर वही आएगा। तो इसका जो सम आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं n इंटू एक्स बार। अब मेरा काम बन गया। अब मैं इस अगर रिलेशन को यूज करूं फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये इसी की वैल्यू है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की। इसी को मैंने डिफाइन किया था i इक्वल टू 1 और n तक। तो इसकी जो वैल्यू आ गई है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये n एक्स बार जो मैंने निकाली थी यहां पे लगा दूं इसकी जगह, तो ये हो जाएगा n एक्स बार माइनस n एक्स बार। और ये दोनों सेम है, और इनको जब माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 0 बैठता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 0। तो मेरे को उम्मीद है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखो, 2-3 बार देखोगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, क्योंकि जनरली ये स्कूलिंग के टाइम पे नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को ये करा रहा हूँ कि आगे कभी काम आएगा तुम्हारे। तो तुम इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। 15 क्वेश्चन, इसमें हमें फिर दिया है कि एक्स बार इज द मीन ऑफ, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है और एक्स बार उनका मीन है। ऑब्जर्वेशन दिए x1 प्लस x2, में डायरेक्ट फार्मूले में लगा रहा हूं, x3 अप टू xn तक, ये ऑब्जर्वेशन है कितने n। तो x बार तो हमें ये दिया हुआ है, और y बार इज द मीन ऑफ, ये भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, y बार इनका मीन है y1 प्लस y2 अप टू yn तक, अपॉन ये भी n है। अब ये कह रहा है z बार इज द मीन ऑफ दिस एंड दिस। अब z बार इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन था, यानी z बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xn प्लस y1 प्लस y2 अप टू yn। और कितने ऑब्जर्वेशन हुए, अब n ऑब्जर्वेशन ये थे और n ऑब्जर्वेशन ये थे, तो ये 2n ऑब्जर्वेशन हुए। अब हमें इसी z बार का और x बार और y बार का रिलेशन बनाना है, तो 2 मिनट लगेंगे। यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn की जो वैल्यू आएगी वो n इंटू एक्स बार आएगी। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं n को इधर, तो y1 प्लस y2 अप टू yn की वैल्यू जो आएगी वो n इंटू y बार आएगी। अब ये वैल्यूज मैं यहां यूज कर लूं, इसकी जगह पे यूज कर लूं ये n एक्स बार, और इसकी जगह मैं यूज कर लूं इतने पोर्शन की जगह n y बार, और अपॉन में 2n।
अब n मेरे को दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये z बार तो चल ही रहा है, n मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो ये x बार प्लस y बार अपॉन 2n, n से n कट गया तो z बार का रिलेशन बन गया x बार प्लस y बार अपॉन 2। तो कुल मिला के थोड़ा सा बेसिक हमें यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, यही वाला आंसर है x बार प्लस y बार अपॉन 2। तो ये तुमने देखा कि कुछ ये ऐसे समझो कि थ्योरेटिकल अप्रोच टाइप की हो गई, यहाँ पे उसका कोई रूल नहीं है डिजिट्स का, तो डिजिट में थोड़ा आसान लगता है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट। और ये 16 क्वेश्चन भी कुछ यही है। इस 16 क्वेश्चन में फिर हमें मीन दिया है और उन दोनों का मीन पूछा है, तो इसको तुम निकाल सकते हो मैं समझता हूँ। और 17 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, ये भी मीन दिया है। तो ये 16-17 क्वेश्चन तुम दोनों इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। और अब आते हैं हम अपने नए क्वेश्चन पे, यहाँ से नई कहानी शुरू होगी। ये 16-17 क्वेश्चन बिल्कुल सेम 15 की तरह ट्राई कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं उनको दोबारा से फिर तुम्हें अलग से कुछ अरेंजमेंट करके करा दूंगा। अगर नहीं होता है ट्राई करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट हुई है, तो मीन का रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। इसमें कह रहा है मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। तो अभी मैंने तुम्हें पीछे सिखा दिया कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और मीन पता है तो हम सम निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वो आएगा 100 इंटू मीन कितना है 50, यानी कि 5000। अब हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन का सम तो आ गया। अभी कह रहा है वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, यानी हमने एक ऑब्जर्वेशन को हटा के, वो 50 था और उसकी जगह 150 हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हमने 50 की जगह 150 लिख दिया, यानी ऑब्जर्वेशन तो 100 ही है, बस हमने क्या करा 50 हटा के उसकी जगह 150 लिख दिया। तो इसका मतलब न्यू सम जो आएगा, नया सम जो आएगा ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वो आएगा इस 5000 में हमने 50 तो हटाया और 150 लिखा तो 100 बढ़ गया, यानी कि जो उनका डिफरेंस था 150 माइनस 50 वो हमने लिख दिया, यानी कि हमने 50 की जगह 150 लिखा तो जो इनका डिफरेंस था उतना सम बढ़ गया, यानी सम बढ़ गया 5000 प्लस हो गया 100, यानी कि 5100। तो अब तुम मीन निकाल सकते हो। तो जो नया मीन आएगा वो आ जाएगा सम को, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 100 ही रहे क्योंकि एक हटाया उसकी जगह दूसरा को वापस रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब आंसर रहा 51। तो अब जो नया मीन होगा वो 51 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है 51। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन है 19 कि देयर आर 50 नंबर्स, 50 नंबर है। इफ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, अगर हम हर नंबर को 53 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 50 नंबर हैं, मान लो x1, x2 अप टू x50 तक, ये हमारे पास 50 नंबर हैं। तो अगर इन सारे नंबर्स को हम 53 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 53 माइनस x1, 53 माइनस x2 और 53 माइनस x3, और कहाँ तक करते हैं, मान लो हम करते हैं 53 माइनस x50 तक। तो अब क्या हो सकता है, तो ये कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5। तो इनका जो मीन आता है, अब अगर मैं इनका मीन निकालूं तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा मेरे को। इन सबको ऐड करके मैं यहाँ पे देखूं तो ये ऐड करने के बाद अब हमारा जो नंबर थे, नंबर तो 50 थे हैं, तो 50 से मैं डिवाइड करूं तो ये मीन आ रहा है और इस मीन की वैल्यू हमें दी है -3.5। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये 53 तो 50 बार है, तो इसका तरीका तो मैं सिखा चुका हूँ, 53 इंटू 50 और माइनस ये सब नंबर मैंने एक जगह लिख लिए, x1 प्लस x2 अप टू x50। अब अपॉन में जो ये आ रहा था 50, या तो मैं इसको चाहूँ तो लिखूँ, नहीं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 50 कर देता हूँ। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये वाला जो आंसर है वो तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, माइनस का ये आया 50 इंटू 35, तो जीरो तो गायब हो गया, 5 5 से 25, 2 5 से 15,
और 2 17 175, ये तो आया 175। और ये वाली जो मल्टीप्लाई है 53 इंटू 50, तो 0 5 3 से 15 का 5 और 5 5 से 25 2650, यह है 2650। और इसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं अगर हमें मिली है तो। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। अच्छा, तो पहले सम मीन निकालना पड़ेगा ये, तभी तो मीन निकलेगा। तो सम आ जाएगा ये सिग्मा एक्स आई बोल देता हूं मैं इसे, कि ये 50 नंबरों का सम हमें मिल जाएगा। इसको प्लस वाले को इधर ला के मैं माइनस कर लेता हूँ, -175 -2650 और इजिकल टू ये आया माइनस का सिग्मा एक्स आई, और ये है हमारा माइनस का है ऐसे करके, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस के ऐड होके 5 और 7 और 5 12 और 6 और 1 7 और 1 8 और ये 2, ये आ गया माइनस का सिग्मा एक्स आई, माइनस से माइनस कट गया, ये इसका सम आ गया। अब तो मीन बता सकते हो क्योंकि मीन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई तो आया 2825 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे ये 50, तो 50 ऑब्जर्वेशन थे। तो अब डिवाइड करोगे तो ये 2825 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25 और बचा 3 और 5 6 जा 30 बचे 2 5 5 जा 25, तो 5 से डिवाइड करके तो आया 5625, फिर एक नीचे 10 भी था तो 56.5 आ रहा है मेरा आंसर। तो 56.5 इसका मीन हुआ ओरिजिनल, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब तुमने यहाँ देखा कि ये हमारे मीन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आते फिर हमारे पास मीडियन। तो वैसे मीडियन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि मीडियन का एक सीधा फार्मूला होता है। मैं तुम्हें मीडियन भी सिखा देता हूँ, छोटा सा फार्मूला है, उससे तुम मीडियन के जो क्वेश्चन है वो मोड के वो कर सकते हो। मैं एक इसमें से तुम्हें क्वेश्चन लेके ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 20, ये वैसे 20 वाला क्वेश्चन तो मीन का ही है। इसमें हमें 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है और उनमें से फर्स्ट 13 का भी मीन दे रखा है और लास्ट 13 का भी दे रखा है और 13 ऑब्जर्वेशन पूछी, यानी एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। 25 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तुम सम निकाल लो। पहले स्टार्टिंग में मीन ऑफ 25 दिया है 36, तो पहले तुम सम निकाल लो 25 ऑब्जर्वेशन का, तो वो आ जाएगा 25 इंटू 36। अब तुम निकाल लो सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का, तो ये आ जाएगा 13 इंटू मीन कितना था 32, ये आ जाएगा ये। उसके बाद तुम निकाल लो सम ऑफ फर्स्ट लास्ट सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का, तो आ जाएगा 13 इंटू इसका मीन कितना था 40। अब तुम क्या करोगे, जब तुम इनको ऐड करोगे तो 13 और 13 26 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो अब तुम्हें पता चल जाएगा सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि 13 ऑब्जर्वेशन 2 बार आएगी, वो पहले वाले में भी आएगी, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी। तो इसी को हमें देखना होता है क्या है, तो उसके लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये वाला जो सम आएगा 13 इंटू 32 और 13 इंटू 40, तो लाओ इसका सम एक नई स्टाइल में निकाल देते हैं। 13 कॉमन आ रहा है, 32 और 40 को ऐड कर दो तो 72 हो जाएगा, तो ये सम आ जाएगा तुम्हारे पास। अब तुम क्या करोगे, इस वाले सम में से ये वाला सम माइनस कर दोगे 26 में से 25 का, तो 13 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो 13 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 13 इंटू 72 माइनस 25 इंटू 36। ला इसको भी नई स्टाइल में कर देते हैं। 36 कॉमन आ रहा है, 36 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 13 इंटू 2 आएगा और यहाँ पे 25, तो ये हो गया 36, ये हो गया 26 माइनस 25, तो एक ही आ गया 36 आंसर हो गया। तो तुम्हारी 13 ऑब्जर्वेशन 36, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन तो हो गया, तुम्हारा मीन खत्म। अब मीडियन और मोड बचा, तो मीडियन और मोड का सीधा एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लो। तो 21वां क्वेश्चन मीडियन का है, इसी में मैं तुम्हें मीडियन का फार्मूला बता देता हूँ। 78 56 22 और 34 45 और 54 39 और 68 54 और 84, इसका तुम्हें मीडियन निकालना है। बस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, पहले तो इनको अरेंज कर लो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा मेरे को 22 लग रहा है, 22 के बाद मेरे को 34 लग रहा है
और 34 के बाद मेरे को 39 लग रहा है, और 39 के बाद मेरे को 45 लग रहा है, और 45 के बाद मेरे को 54 लग रहा है, और 54 के बाद मेरे को 56 लग रहा है, और 56 के बाद 54 हो गया, 54 दो बार है, अच्छा तो दो बार ही लिखना पड़ेगा भैया। फिर 56 के बाद 68, फिर 68 के बाद 78, और 78 के बाद 84। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए। अब यहां देखना पड़ता है इवन है या ऑड है। इवन का फार्मूला अलग, ऑड का अलग। तो मीडियन जो होगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ यानी एवरेज ऑफ nth ऑब्जर्वेशन और प्लस जो n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगी उसका एवरेज। तो nth ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास 10th ऑब्जर्वेशन, और 10 प्लस 1 यानी कि 10/2 n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1 यानी 10/2 ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, और हाफ ऑफ, अब 10/2 ऑब्जर्वेशन का मतलब 5th, और या 5 प्लस 1 6th कॉन्जिक्यूटिव आते हैं। अब 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पढ़ लो तुम, इसमें 1 2 3 4 5, तो 5th है 6 है, दोनों बराबर है। 54 प्लस 54 यानी कि 108 का हाफ, तो आंसर फाइनली 54। तो इसकी मीडियन 54 हो गई, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जरूरी नहीं कि जो मीडियन है वो तुम्हें यहाँ दिखेगी, क्योंकि मीडियन हम ऐसे ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं जो डाटा के दो इक्वल पार्ट करती है, यानी मिड पॉइंट होती है। तो जरूरी नहीं कि वो यहाँ लाइज करेगी, वो इसके अलग भी हो सकती है। वैसे बाई चांस ये 54 यहाँ दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा मीडियन ऐसी आ जाएगी जो यहाँ पे नहीं होगी, यानी डेसिमल्स में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, मतलब जो जरूरी नहीं कि वो यहाँ तुम्हें दिखेगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब इसके बाद में एक हमारे पास मोड का क्वेश्चन है और एक मीडियन का ऑड नंबर का भी है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑड का है, 4 4 5 7 6 7 7 12 3। तो ये ऑड का है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले अरेंज कर लो, 6 3 पहले आएगा, और 3 के बाद में 4 आएगा, 2 बार आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 3 बार आएगा, और 12 आएगा। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9 यानी ऑड। अब ऑड का फार्मूला याद कर लो, मीडियन बराबर n प्लस 1 होल अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। अब n की वैल्यू है 9 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, और 9 प्लस 1 होता है 10 अपॉन 2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुई 6, तो इसकी मीडियन हुई 6। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 6। अच्छा, मोड में इसलिए बता देता हूं, जैसे अगला क्वेश्चन मोड का है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है वो मोड होता है, यानी इसका मोड हुआ 7। मोड बराबर मैंने यही बता दिया 7। अगले क्वेश्चन का मोड तुम निकाल लेना। और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट हो गया, दी एंड। अब प्रोबेबिलिटी चलेगी, प्रोबेबिलिटी में कराऊंगा नेक्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में। थैंक यू।